बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक है हमारा पार्टनर बाय स्टॉपल। इसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं, इसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं, इसको अपेरेंट पार्टनर भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम डायग्राम की मदद से एक एग्जांपल लेते हैं। तो बोर्ड पे देखें प्लीज। पी ने जेड को ये स्टेटमेंट दी है S1, स्टेटमेंट इन राइटिंग दिया है, वर्बली दिया है, बाय कॉन्डक्ट दिया है। गैर अहम बात यह कि पी ने जेड को स्टेटमेंट S1 दिया है कि मैं एबीसीडी का पार्टनर हूं। तो पी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिया है जेड को कि मैं एबीसीडी का पार्टनर हूं। ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, पी की मौजूदगी में डी जेड को कहता है, पी की मौजूदगी में डी जेड को कहता है कि पी हमारा पार्टनर है। पी खामोश रहता है, तरदीद नहीं करता, डिनाई नहीं करता, नहीं करता। तो इसका मतलब यहां पर भी इनडायरेक्टली पी ने जेड को ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं फर्म का पार्टनर हूं, एबीसीडी का पार्टनर हूं। और बात गई। एक आध दिन के बाद जेड ने फर्म के ऑफिस में 5 करोड़ रुपए की रकम लाके दी फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। यार गुड्स डिलीवर करनी है तुम लोगों ने 5 करोड़ रुपए की। अकाउंटेंट में बैठा हुआ था, मैनेजर बैठा हुआ था, या कोई एक पार्टनर था, उन्होंने रकम वसूल कर ली। एबीसीडी 5 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो गए। और जेड की मुलाकात हुई पी से। यार वो फर्म के ऑफिस में मैंने तुम्हारे पार्टनर्स को ये 5 करोड़ रुपए पे किए थे, अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुई। पी ने कहा कौन सी फर्म, कौन सा ऑफिस, कौन से पार्टनर्स, कौन से 5 करोड़, कौन सी गुड्स। मामला चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में। पी ने पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेटमेंट S1 दिया था कि मैं फर्म में पार्टनर हूं। अब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं पार्टनर नहीं हूं। जज साहब तो भगवान है, और जज साहब के पास FIA भी है, नैब भी है, सब कुछ है, MI है, IB है, सब कुछ है, सब इदारे हैं। तो FIA ने इन्वेस्टिगेशन की और जज साहब को आगे बताया कि पी सही कह रहा है, वो वाकई में इस फर्म में पार्टनर नहीं है। तो पी सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हूं, और उसका ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या किया जाए, लॉ मां की ममता से ज्यादा प्यार करता है। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मैं फर्म में पार्टनर हूं। इसके ऊपर रिलाई करते हुए, भरोसा करते हुए जेड ने 5 करोड़ रुपए पे कर दिए। अब पी कह रहा है कि मैं पार्टनर नहीं हूं। तो लॉ मां की ममता से ज्यादा प्यार करता है। तो कोर्ट ऑफ लॉ पी को सेकंड स्टेटमेंट देने से स्टॉप कर देगी, अब अगर हमने ये वाला स्टॉप लिखा मजा नहीं आएगा, तो इस स्टॉप को लिखते हैं ई से, स्टॉप कर देगी। तो ये बन जाएगा स्टॉपल, पार्टनर बाय स्टॉपल। जज साहब पी को कहेंगे या तो गुड्स डिलीवर करो या 5 करोड़ रुपए जेड को वापस करो। तो पी कहलाएगा पार्टनर बाय स्टॉपल। तो हमें बात यह समझ में आ रही है कि एक बंदा एक्चुअली पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर के तौर पे लायबल ठहराया जा रहा है, अपने दो मुतज़ाद बयानात की वजह से, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स की वजह से। पहला स्टेटमेंट है मैं पार्टनर हूं, दूसरा स्टेटमेंट में पार्टनर नहीं हूं, हालांकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। कोर्ट ऑफ लॉ सेकंड स्टेटमेंट देने से रोक देगी और बोलेगी पार्टनर बन के दिखाओ। तुमने स्टेटमेंट S1 ये दिया था कि तुम पार्टनर हो, पार्टनर बन के दिखाओ, गुड्स डिलीवर करो या 5 करोड़ रुपया वापस करो। तो पी कहलाएगा पार्टनर बाय स्टॉपल, पी कहलाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पी कहलाएगा ऑस्टेंसिबल पार्टनर, पी कहलाएगा अपेरेंट पार्टनर। तो छूटते ही हम कमेंट ये करेंगे एक्चुअली ये बंदा पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पे लायबल ठहराया जा रहा है अपने दो मुतज़ाद बयानात की वजह से। कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको स्टॉप कर दिया फ्रॉम मेकिंग द सेकंड स्टेटमेंट कि अपने पहले वाले स्टेटमेंट के ऊपर कायम रहो। तो पार्टनर बाय स्टॉपल इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, ही इज बीइंग लायबल बिकॉज ऑफ हिज 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट। आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई, लेकिन अब टेक्निकलिटीज की तरफ आओ। पार्टनर बाय स्टॉपल की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो आप देखें पेज डायग्राम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का।
नंबर 1 देखें, नंबर 1 रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंटेशन, सामने क्या लिखा हुआ, भरम, देयर मस्ट हैव बीन भरम, देयर मस्ट हैव बीन भरम बाय सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट ही इज अ पार्टनर। उसने भरम मारा है कि मैं पार्टनर हूं, ये भरम उसने इन राइटिंग मारा है, वर्बली मारा है, बाय कॉन्डक्ट मारा है, ये भरम उसने खुद मारा है, ये इसके सामने स्टेटमेंट दिया गया था कि ये पार्टनर और ये खामोश रहा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसने भरम मारा है कि ये पार्टनर है। तो देयर मस्ट हैव बीन रिप्रेजेंटेशन, देयर मस्ट हैव बीन भरम बाय सच अ पर्सन दैट ही इज अ पार्टनर। पहली रिक्वायरमेंट, कोई रट्टा नहीं है, अपनी सिंपल इंग्लिश। नंबर 2, देयर मस्ट हैव बीन रिलायंस, देयर मस्ट हैव बीन विश्वास बाय थर्ड पार्टी ऑन दैट भरम। जेड ने इस भरम के ऊपर विश्वास किया, रिलाई किया। द थर्ड पार्टी मस्ट हैव मेड रिलायंस ऑन दैट भरम। थर्ड रिक्वायरमेंट, the third party must have acted in good faith, the third party must have entered into a contract in good faith। थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ये बंदा पी पार्टनर बस टॉपल के तौर पे लायबल होगा। ये पार्टनर बस टॉपल के तौर पर लायबल हो रहा है अपने 2 मुतज़ाद बयानात की वजह से, अपने 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट की वजह से, हालांकि एक्चुअली पार्टनर बस टॉपल नहीं है। इसी ट्रांजैक्शन के लिए, बस इस ट्रांजैक्शन के लिए, बस इस कस्टमर जेड को आप कहेंगे डेफिनेशन तो समझ में आ गई, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन देखें, डायग्राम आपके सामने नीचे आ जाए। डी 31 दिसंबर, पहली एग्जांपल है रिटायर्ड पार्टनर। डी 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। आप कहेंगे पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है, अभी हम पढ़ कर आए। रजिस्टर्ड फर्म 3 जगहों पे देती है, नॉन रजिस्टर्ड फर्म 2 जगहों पर देती है। तो डी 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गया, रिटायरमेंट का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। एबीसी फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, एबीसी कहलाएंगे सर्वाइविंग पार्टनर्स, सर्वाइविंग पार्टनर्स। जेड फर्म का पुराना कस्टमर है, उसने 25 जनवरी 2020 को 10 करोड़ रुपए पे किए फर्म को गुड्स की डिलीवरी के लिए। पहले गाड़ी रोकते हैं। आप ये कहेंगे कि जो रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस है वो किसने देना है, किसके ऊपर ड्यूटी आयद होती है? किसी के ऊपर ड्यूटी आयद नहीं होती। रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस रिटायरिंग पार्टनर डी खुद भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, सी दे सकता है, ए और बी मिलकर दे सकते हैं, ए और सी मिलकर दे सकते हैं, ए सी दे सकते हैं, बी सी दे सकते हैं, ए बी सी तीनों दे सकते हैं, चारों दे सकते हैं, कोई एक दे सकता है, चल एक दे सकते हैं, किसी के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। तो डी 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गया, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है, किसी के ऊपर कोई ड्यूटी आयद नहीं होती। जेड फर्म का एक पुराना कस्टमर है, उसने 25 जनवरी 2020 को फर्म को 10 करोड़ रुपए पे किए गुड्स की डिलीवरी के लिए। एबीसी है सर्वाइविंग पार्टनर, वो 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। काफी दिन हो गए। सरेरा बाजार में जेड की मुलाकात हो गई डी से। यार वो मैंने ऑफिस में 10 करोड़ रुपए पे किए थे, अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुई। ज़ाहिर जेड पुराना कस्टमर है, डी उसको जानता है, जेड डी को जानता है, डी जेड को जानता है। तो डी ने पूछा आपने कब पेमेंट की थी, उसने कहा 25 जनवरी 2020। तो डी ने कहा मैं तो 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो चुका हूँ, और आपको पता है मैं बस जीन्स पहनता हूँ, वही पहने रखता हूँ। ये इत्तेफाक से मेरी रिटायरमेंट का ये देखें लेटर। तो जेड का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? भाई भूतने के तू कहां से रिटायर हो गया? तू अगर रिटायर हो गया तो मुझे पता ही नहीं। तू कह रहा है मैं रिटायर हो गया, वो कहेगा मैं रिटायर हो गया, वो कह रहा है मैं रिटायर हो गया, वो कहेगा मैं रिटायर हो गया। अबे साले तुम सारे रिटायर हो गए तो मुझे कौन पे करेगा? और बाय द वे अगर तू रिटायर हुआ भी है, मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं है। मामला चलेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, मामला चलेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। जेड के नॉलेज में ये बात है कि डी पार्टनर है, फर्म में। जेड के नॉलेज में ये बात नहीं है कि डी अब पार्टनर नहीं है। क्यों उसके नॉलेज में ये बात नहीं है? क्योंकि रिटायरमेंट का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया जो कोई भी दे सकता था।
तो ये पहला स्टेटमेंट है, सारी दुनिया को मालूम है बशमूल जेड के डी पार्टनर है। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि डी वाकई में 25 जनवरी 2020 को पार्टनर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, वो वाकई में पार्टनर नहीं है, लेकिन चूंकि रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ डी को सेकंड स्टेटमेंट देने से रोक देगी। डी ये कह रहा है योर ऑनर मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं जिस तारीख को इसने पेमेंट की है। कोर्ट ऑफ लॉ डी को स्टेटमेंट देने से रोक देगी और कहेगी कि अब तुम रकम पे करो या गुड्स सेवर करो, तो डी कहलाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये हमने एग्जांपल सुन ली, अब इसको थ्योरेटिकली सुनते हैं। बी अटेंटिव। एक पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, उसकी रिटायरमेंट के बाद आफ्टरवर्ड सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन सर्वाइविंग पार्टनर फर्म के पुराने कस्टमर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर उस ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होगा उस पुराने कस्टमर को पार्टनर बाय एस्टॉपल के तौर पर। दोबारा सुनते हैं। पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, उसके रिटायरमेंट के बाद आफ्टरवर्ड लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली जो भी लफ्ज आता हो, सर्वाइविंग पार्टनर पुराने कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर उस पुराने कस्टमर को पार्टनर बाय एस्टॉपल के तौर पे लायबल होगा और तमाम पुराने कस्टमर को उस वक्त तक लायबल होता रहेगा पार्टनर बाय एस्टॉपल के तौर पर जब तक कि रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं आ जाता। जब तक कि रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं आ जाता। तो ये पार्टनर बाय एस्टॉपल की अमली शक्ल। अभी पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने आपको करवाया एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। तो दूसरी एग्जांपल देखें आप। एक्सपेल्ड पार्टनर, डी को एक्सपेल कर दिया गया आज की तारीख में, एक्सपल्शन का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। एक्सपल्शन का पब्लिक नोटिस एक्सपेल्ड पार्टनर भी दे सकता है, कोई भी पार्टनर दे सकता है। तो हम क्या पढ़कर आए थे? एक्सपेल्ड पार्टनर का वही स्टेटस होगा जो एक रिटायर्ड पार्टनर का होता है। तो अगर एक पार्टनर को एक्सपेल किया गया और एक्सपल्शन का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, तो एक्सपेल्ड पार्टनर भी पुराने कस्टमर को लायबल होगा उन ट्रांजैक्शन के लिए जो उसकी एक्सपल्शन के बाद हो रही है। तो आप कहेंगे वहां भी मैंने कहा था रिटायर्ड पार्टनर पुराने कस्टमर को लायबल होगा उन ट्रांजैक्शन के लिए जो उसकी रिटायरमेंट के बाद हो रही है पार्टनर बाय एस्टॉपल के तौर पर। यहां पर भी मैं कह रहा हूं वो एक्सपेल्ड पार्टनर पुराने कस्टमर को लायबल होगा पार्टनर बाय एस्टॉपल के लिए उन ट्रांजैक्शन के लिए जो उसकी एक्सपल्शन के बाद हो रही है। पुराना कस्टमर कुछ सोचने को मजबूर कर रहा है। क्या मतलब? अगर डी की रिटायरमेंट के बाद या डी की एक्सपेल्शन के बाद एक्स एज ए न्यू पार्टनर इस फर्म को सॉरी अगर डी की रिटायरमेंट के बाद डी की एक्सपेंशन के बाद एक्स इस फर्म का नया कस्टमर बनता है, एक्स इस फर्म का नया कस्टमर बनता है और वो नया कस्टमर 5 करोड़ रुपए पे करता है और एबीसी वो 5 करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं। तो नए कस्टमर को तो ये बात मालूम ही नहीं है कि आया डी इस फर्म का पार्टनर था या है या नहीं है, क्योंकि डी की मौजूदगी में हुआ ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है, वो एबीसी को ही जानता है। दोबारा सुनते हैं। कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एक पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, रिटायरमेंट की जगह आप एक्सपेल्शन का वर्ड भी डाल सकते हैं, यही कहानी बनेगी। एक पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, उसके रिटायरमेंट के बाद आफ्टरवर्ड सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन सर्वाइविंग पार्टनर पुराने कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर तमाम पुराने कस्टमर को उस वक्त तक लायबल होता रहेगा जब तक कि रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस ना आ जाए। इसका उल्टा मतलब, अगर उसकी रिटायरमेंट के बाद कोई नया कस्टमर बना है तो नए कस्टमर को लायबल नहीं होगा। तो पार्टनर बाय एस्टॉपल की 2 एग्जांपल हो गई, 2 एप्लीकेशन हो गई, 2 अमली शक्ल हो गई। नंबर 1 रिटायर्ड पार्टनर, नंबर 2 एक्सपेल्ड पार्टनर और नंबर 3 माइनर। माइनर हम बाद में देखेंगे। हास्ता लाविस्ता।